नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने एसिम्प्टोट्स से संबंधित कुछ सवालों को किया था। आज हम उसी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे कि बीजीय वक्रों की अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की और अन्य जो वैकल्पिक विधियां उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ स्थितियां हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहली स्थिति जो है उसकी हम बात करते हैं कि माना वक्र के समीकरण जो है वो n घात का है, मतलब उसकी n घात है तथा उस समीकरण में y माइनस m1x n घात के पदों का एक अनावृत गुणनखंड है। यानी कि उस वक्र जो कि n घात का है उसमें y माइनस m1x एक गुणनखंड है, नॉन रिपीटेड। तो इस स्थिति में जो वक्र का समीकरण होगा वो इस रूप का होगा कि y माइनस m1x f n माइनस वन प्लस पी एन माइनस वन इज इक्वल टू 0। इसे हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया, क्योंकि हमने कहा कि y माइनस एम वन एक्स एक नॉन रिपीटेड इसका गुणनखंड है। इसका मतलब y माइनस एम वन एक्स के जो गुणनखंड है वो और उसके अन्य जो पद है उसमें नहीं होंगे। जहाँ अब इस समीकरण 1 में अगर हम देखते हैं तो एफ एन माइनस वन जो है इसमें वो n माइनस वन, इसमें केवल n माइनस वन घात के पद होंगे। तो देखिए एफ एन माइनस वन में हम कह रहे हैं कि n माइनस वन घात के पद है। जब ये y माइनस एम वन एक्स से मिलेगा यहाँ तो n घात का पद बन जाएगा, n घात की टर्म हो जाएगी इसमें। इसलिए यहाँ एफ एन माइनस वन में केवल और केवल n माइनस वन घात के पद हैं तथा बाकी जो पी एन माइनस वन हो उसमें शेष सभी घातों के पद है। इसलिए हमने ये जो n घात की जो वक्र की समीकरण है उसको समीकरण नंबर 1 के रूप में लिखा। तो पी एन माइनस वन में शेष सभी घातों के पद है जिनकी घात क्या होगी n माइनस वन से अधिक नहीं हो सकती। या तो उसमें n माइनस वन के पद होंगे घात के या उससे कम ही होंगे। अब चूंकि हमने y माइनस एम वन एक्स इसका एक नॉन रिपीटेड जो फैक्टर है, इसका एक गुणनखंड है, इसका मतलब हमने जो मूल m1 m2 जो भी हम मूल मानते थे फाई एन एम इज इक्वल टू 0 के m1 m2 इसके मूल होते थे n, तो यहाँ हमने y माइनस एम वन एक्स इसका एक गुणनखंड जो है माना है। तो इसका मतलब यहाँ पर m1 इसका एक मूल होगा, क्योंकि y माइनस एम वन एक्स इसका एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है। तो अनंत स्पर्शी जो है वो हमारे पास y इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी के रूप की होगी, क्योंकि m1 इसका एक मूल है और यहाँ पर c क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है कि c परिमित होना चाहिए, क्योंकि c परिमित नहीं होगा तो अनंत स्पर्शियाँ विद्यमान नहीं होगी, जैसा कि हम पूर्व के केस में पढ़ चुके हैं। तो आगे देखते हैं c क्या हुआ हमारे पास। यहाँ से हम देखें तो c हो जाएगा y माइनस एम वन एक्स, जबकि x अनंत की ओर अग्रसर हो। ये हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। जैसे जैसे वक्र की अनंत शाखा पर x आगे की ओर बढ़ता जाएगा, बिंदु जो है आगे की ओर मूव करेगा, यानी कि x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी होगा, तो c क्या होना चाहिए, यहाँ पर परिमित होना चाहिए। x लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी y माइनस एम वन एक्स c के बराबर होगा, जहाँ एक्स वाई वक्र की अनंत शाखा पर स्थित बिंदु है। अब जब ये बिंदु समीकरण वक्र 1 पर स्थित है, इस 1 पर स्थित है, तो यहाँ से y माइनस एम वन एक्स अगर हम देखें तो क्या होगा, माइनस पी एन माइनस वन अपॉन एफ एन माइनस वन। समीकरण 1 से हमने लिखा। और c हमने देखा वो क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी y माइनस एम वन एक्स, और ये किसके बराबर होगा, यहाँ से माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पी एन माइनस वन अपॉन एफ एन माइनस वन। ये समीकरण नंबर 2 हो गई यहाँ पर। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी हम ले रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ से हम देखें तो y अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे किसके बराबर होगा, m1 के बराबर होगा। तो हम या तो ये भी कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी y अपॉन एक्स जो है किसके बराबर होगा, या m1 के बराबर होगा। ये भी हम
पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब y माइनस एम वन एक्स के संगत जो अनंत स्पर्शी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से y माइनस एम वन एक्स प्लस ये यहाँ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पी एन माइनस वन अपॉन एफ एन माइनस वन इज इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 3 जो है y माइनस एम वन एक्स जो एक इसका गुणनखंड हमने नॉन रिपीटेड माना है उसके संगत ये एक अनंत स्पर्शी हो गई। इस तरह के सवाल हम आगे करेंगे इससे रिलेटेड। इसी प्रकार हम प्रत्येक रैखिक खंड जो कि वास्तविक या काल्पनिक कैसा भी हो उसके संगत अनंत स्पर्शी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी स्थिति हम देखते हैं कि जब y माइनस एम वन एक्स का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है, एन वी घात के पदों का गुणनखंड हो और साथ ही y माइनस एम वन एक्स जो है वो वक्र के n माइनस वनवीं घात के गुणनखंड नहीं है। एक बार और इसे आप अच्छे से पढ़ना। क्या कहा हमने कि जो y माइनस एम वन एक्स का स्क्वायर है वह nवीं घात के पदों का गुणनखंड है, लेकिन y माइनस एम वन एक्स जो है वो n माइनस वनवीं घात के पदों का गुणनखंड नहीं है। तो इस रूप में जो है, इस स्थिति में जो वक्र का समीकरण होगा वो इस रूप में होगा, y माइनस एम वन एक्स का स्क्वायर, साथ में क्या लिखा हमने एफ एन माइनस टू प्लस पी एन माइनस वन इज इक्वल टू 0। यहाँ हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, सवाल जब हम करेंगे तो ये अच्छे से आपको और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि किसी भी सवाल को जब हम करते हैं तो वो बेस्ड होता है थ्योरी पर। जब तक हम थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक हम सवाल नहीं कर सकते, उसे समझ नहीं सकते। यहाँ एफ एन माइनस टू में केवल क्या है, केवल n माइनस टू घात के पद है, केवल n माइनस टू घात के, तभी तो वो y माइनस एम वन एक्स के स्क्वायर यानी कि x की घात 2 से मिलकर n घात का पद बनेगा। तथा पी एन माइनस वन में क्या होगा, n माइनस वन तथा इससे कम घात वाले सभी पद होंगे। अब हम पूर्व की भांति जैसा हमने स्थिति 1 में देखा था, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी y माइनस एम वन एक्स का स्क्वायर, यहाँ से हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस समीकरण नंबर 4 से माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पी एन माइनस वन अपॉन एफ एन माइनस टू। अब यहाँ ये जो है ये या तो इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी होगा। क्यों होगा, आप देखिए यहाँ पर जो पी एन माइनस वन है वो जब पद आएगा, जैसे मान लीजिए 4 घात की समीकरण है, तो एफ एन माइनस टू में जैसा कि हमने कहा एन माइनस टू घात के पद है, यानी कि एफ एन माइनस टू में कितने होंगे 4 माइनस 2 यानी कि 2 घात का पद होगा। यहाँ 2 घात का पद होगा, एक्स की 2 घात का पद। और पी एन माइनस वन में एन माइनस वन तथा इससे कम घात के पद होंगे। तो एन माइनस वन घात का पद अगर हम लेते हैं तो 4 माइनस 1 मतलब 3 घात का पद तो ऊपर होगा एक्स की और 2 घात का पद नीचे होगा, तो ऊपर एक एक्स तो बचेगा ही। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या आएगा, या तो वो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी में इन्फिनिटी आ गया, माइनस इन्फिनिटी आएगा। ये सवालों से और स्पष्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के सी का मान जो है यहाँ पर वो क्या हो जाता है हमारे पास, ये सी का मान है, तो सी का मान जो है हमारे पास क्या आ जाता है, अपरिमित हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। और जब सी का मान इनफाइनाइट हो जाता है तो इस स्थिति में हमारे पास कोई भी अनंत स्पर्शी प्राप्त नहीं होगा। तीसरी स्थिति अगर हम देखते हैं कि जब वक्र का समीकरण इस रूप का हो, y माइनस एम वन एक्स का स्क्वायर एफ एन माइनस टू प्लस वाई माइनस एम वन एक्स जी एन माइनस टू प्लस पी एन माइनस टू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एफ एन माइनस टू जी एन माइनस टू और पी एन माइनस टू में किस घात के पद है ये हम देखते हैं आगे। जहाँ एफ एन माइनस टू तथा जी एन माइनस टू में तो केवल एन माइनस टू घात के पद हैं, लेकिन पी एन माइनस टू में शेष सभी घात के पद हैं जिनकी घात जो है एन माइनस टू से अधिक नहीं होगी, एन माइनस टू या उससे कम घात के होंगे पद पी एन माइनस टू में। अब जो समीकरण नंबर 5 है उसके हम दोनों साइड के हैं एफ एन माइनस टू से डिवाइड कर देते हैं, तो सिंपली हम देखते हैं ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी।
अब हम लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लेते हैं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लें, या हमने बताया था y माइनस एक्स जो है वह m1 की ओर अग्रसर होगा लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लेने पर, ये भी हमने बताया था। तो ऐसा करने पर हमारे पास समीकरण नंबर 6 जो है हमारे पास मान लिया हमने इस रूप की प्राप्त होती है, जहाँ पर लैम्डा और म्यू हमें कांस्टेंट प्राप्त होते हैं, जो इसकी n टेंडिंग्स टू x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लिमिट पर हम लैम्डा कह देंगे उसे, और इसकी x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लिमिट लेने इसको हम म्यू कह देते हैं, जहाँ लैम्डा और म्यू क्या है, कांस्टेंट। तो समीकरण नंबर जो 7 हमने इसे दी है वो क्या है, हमारे पास y माइनस m1x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, द्विघात समीकरण मिलती है, जिससे y माइनस हमारे पास m1x के, चूँकि दो घात की समीकरण है तो हमारे पास दो मान प्राप्त होंगे, और y माइनस m1x हमें पता है c1 के बराबर होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर। इसलिए हमने मान लिया कि ये दो घात की समीकरण है तो हमें इसके दो मान मिलते हैं, जो कि c1 और c2 है, यानी कि y माइनस m1x c1 के बराबर होगा और c2 के बराबर होगा। तो हमने मान लिया, इसलिए हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर y माइनस m1x बराबर c1 और y माइनस m1x बराबर c2। तो ये दो अनंत स्पर्शी हमें यहाँ से प्राप्त हो जाती है, जिसे हम y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 भी कह सकते हैं और y इज इक्वल टू m1x प्लस c2 भी कह सकते हैं। तो ये दो हमारे पास अनंत स्पर्शियाँ इस स्थिति में प्राप्त हो जाती है। अब एक जो है इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है यहाँ पर, जिससे भी संबंधित सवाल हमें आगे देखने को मिलेंगे। अगर n घात के वक्र का समीकरण जो है इस रूप में हमें मिलता है किसी सवाल में, ax प्लस बी वाई प्लस सी एफ एन माइनस वन प्लस एन पी एन माइनस वन इज इक्वल टू 0, जहाँ पर एफ एन माइनस वन तथा पी एन माइनस वन में एन माइनस वन या इससे कम घात के पद है, यानी कि एफ एन माइनस वन में और पी एन माइनस वन में दोनों में एन माइनस वन घात के पद होंगे और इससे कम घात के भी हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि एफ एन माइनस वन में कम से कम एक पद तो एन माइनस वन घात का होगा, यानी कि एफ एन माइनस वन में एन माइनस वन घात का पद तो है ही, कम से कम एक, उससे कम घात के भी हो सकते हैं। और पी एन माइनस वन में तो क्या होंगे, एन माइनस वन या उससे कम घात के पद हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पी एन माइनस वन में एन माइनस वन घात का भी पद हो, ये ज़रूरी नहीं है पी एन माइनस वन में। तो हमारे पास इससे जो है इस खंड के संगत जो है हमारे पास अनंत स्पर्शी क्या होगी, आगे जो हमने स्थितियाँ पढ़ी है उसी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी या वाई अपॉन एक्स टेंडिंग्स टू माइनस ए अपॉन बी पी एन माइनस वन अपॉन एफ एन माइनस वन इज इक्वल टू 0। यहाँ वाई अपॉन एक्स टेंडिंग्स टू माइनस ए अपॉन बी क्यों लिखा हमने, क्योंकि जब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू हम इस खंड को 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ से वाई अपॉन एक्स जो है वो हमारे पास माइनस ए अपॉन बी प्राप्त होता है। इसलिए वाई अपॉन एक्स टेंडिंग्स टू क्या होगा, लिमिटिंग केस में माइनस ए अपॉन बी। तो ये हमने आज थ्योरी पढ़ी, इससे संबंधित सवाल हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।